हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लीगल ज्ञानी के एक और लेक्चर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा कैसे छुड़वा सकते हैं। मैं आपका होस्ट और स्पीकर दीपक, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कब्जा आखिर में होता क्या है। देखिए, जमीन पर मालिकाना हक होने से, जैसे कि जमीन के कागज इत्यादि, इन चीजों के होने से आपका जमीन पे पोजेशन या टाइटल सिद्ध होता है। यह भी कब्जे का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि आप जमीन के उपभोक्ता हो, यानी कि आप उस जमीन का उपभोग करते हो, उस जमीन को कंज्यूम करते हो, उस जमीन पर आपका पोजेशन हो और उसका आप इस्तेमाल करते हो रिसोर्स की तरह। तीसरा जो है, आप उस जमीन के दृष्टिमान स्वामी होने चाहिए। अब इस बात को जरा गौर से समझिए। इस बात से मतलब यह है कि लोगों को भी यह लगना चाहिए कि आप ही उस जमीन के स्वामी हैं। कौन लोग? आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके अड़ोसी पड़ोसी। और चौथा जिससे कब्जा पता चलता है, वो ये सब चीजें एक साथ होने पर भी आपका किसी जमीन पे दावा या कब्जा या पोजेशन सिद्ध होता है। जमीन के मालिकाना हक में भारतीय कानून में कई सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन उनमें से यह 5 मुख्यतः काम आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 300A के अंतर्गत है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके द्वारा जमीन संबंधी वादों को ज्यादातर तौर पे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। लिमिटेशन एक्ट, जो आपकी परिसीमा के बारे में बताता है, यानी यह बताता है कि उस जमीन के लिए सूट दाखिल करने के लिए आपके पास कितना टाइम पीरियड है या कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको करना चाहिए। चौथा, जो प्रोसीजर बताता है कि भारतीय कानूनों के तहत आप अपनी जमीन का पोजीशन कैसे ले सकते हैं, वो सब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत लागू किया जाता है या यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स और जजमेंट भी इसमें अहम रोल अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स और जजमेंट्स के तहत ही किसी जमीन के वाद को देखा जाता है या उसको समझा जाता है। हालांकि सारे वाद अपने में यूनिक होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी केस में दी गई जजमेंट और रूलिंग उसके एक उदाहरण के रूप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जिससे कि उस केस को समझने में मदद मिलती है। अब आगे देखिए, जो पहला कानून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत दिया हुआ राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 300A के अंतर्गत दिया गया है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के अंतर्गत, पर बाद में इसको रिपील कर दिया गया था और आर्टिकल 300A के रूप में अमेंड करके दोबारा इंसर्ट कर दिया गया। यह आर्टिकल 300A है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 12 में एज ए चैप्टर 4 दिया गया है, जो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सॉरी, ये यहां से थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आर्टिकल 300A सिर्फ यह कहता है कि किसी भी पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो एक लीगल पर्सन हो, लीगल पर्सन यानी कि वो किसी लॉ के द्वारा निर्मित व्यक्ति का स्वरूप प्राप्त करता हो, जैसे कोई बैंक, कोई संस्था इत्यादि, उसको उसकी संपत्ति से बिना लॉ के द्वारा दी गई अथॉरिटी की, यानी किसी स्पेसिफिक लॉ के द्वारा जब तक किसी को कोई अथॉरिटी ना हो, तब तक उस आदमी को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। अच्छा, आर्टिकल 300A एक चीज और कहता है, जो सिद्धांत देता है एमिनेंट डोमेन का। ये गवर्नमेंट की एक पावर को दर्शाता है कि गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कभी भी अपने अंदर अधिग्रहित करके उसको पब्लिक यूज के लिए ला सकती है। इसी
पावर के चलते राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर कर दिया गया था। तो अब ये एक मूल अधिकार ना होकर के हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आगे चलते हैं। जो मेन लॉ किसी जमीन के पोजीशन को वापस प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसका सेक्शन 5 क्या कहता है देखिए, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी अचल संपत्ति की रिकवरी के लिए क्या कहता है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। मतलब एक व्यक्ति जो किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटलधारी है वो उसका पोजेशन या उसका कब्जा वापस गेन कर सकता है उस प्रक्रिया के तहत जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइड की गई है। इसी में आगे देखिए, इसका सेक्शन 6 क्या कहता है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिस व्यक्ति को उसकी अचल संपत्ति से बेदखल किया गया है या निकाल दिया गया है या उससे उसका पोजीशन छीन लिया गया है उसको सूट दाखिल करने की पावर ये सेक्शन देता है। क्या कहता है ये, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in such suit। इसका दूसरा क्लॉज कहता है, no suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months from the date of dispossession or against the government। तीसरा क्लॉज कहता है, no appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। Fourth, nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। काफी बड़ा सेक्शन है, लेकिन आप इसके मेन की पॉइंट्स को समझिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इसके की पॉइंट्स को समझिए। सबसे पहले ये सेक्शन आपको पावर देता है कि अपनी अचल संपत्ति पे वापस पोजीशन प्राप्त करने के लिए आप इस सेक्शन के तहत कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। दूसरा जो ये सेक्शन कहता है, इसके सब क्लॉज 2 पे नजर डालिए, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, मतलब जब आपसे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन छीन लिया गया है उसके 6 महीने के भीतर आपने वाद दायर कर देना है। और दूसरा, आप अगर गवर्नमेंट की जमीन गवर्नमेंट ने आपसे अधिग्रहित कर ली है तो आप उसके खिलाफ इस सेक्शन के थ्रू केस नहीं डाल सकते। लेकिन नॉर्मली ये सेक्शन जो इस्तेमाल होता है वो कब होता है कि मान लीजिए आप एक जमीन के मालिक हैं या एक प्लॉट के मालिक हैं और कोई आके आपको उस प्लॉट से बाहर कर दे और उस पर जबरदस्ती काबिज हो जाए, तो उसके ऊपर रिलीफ दिलाने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल होता है। पर क्या हो अगर आपकी एक पारिवारिक प्रॉपर्टी है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एक पैतृक संपत्ति है और उस पर किसी का कब्जा है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि इस सेक्शन के थ्रू आप उसमें रिलीफ नहीं मांग सकते हैं। तो उसके लिए आगे देखिए, उसके लिए जो अधिनियम दिया गया है वो लिमिटेशन एक्ट 1963 के नाम से है, जो कहता है, उसके सेक्शन 27 को देखिए, क्योंकि यही सेक्शन आपके लिए मेन है। Extinguishment of right to property at the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। मतलब लिमिटेशन एक्ट किस शेड्यूल के अंदर प्रॉपर्टी का वाद दायर करने के लिए
उसके पोजेशन का वाद दायर करने के लिए जो समय सीमा दी गई है, यदि कोई व्यक्ति उस समय सीमा के अंतर्गत वाद दायर नहीं करता है तो उसका जो प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार है उसको खारिज किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि किया ही जाएगा, लेकिन ये सेक्शन एडवर्स पोजेशन पर जो आपका प्रतिकूल कब्जेदारी है उसको एक पावर दे देता है कि आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर से राइट खारिज करवाया जा सकता है। अब इसके आगे शेड्यूल को देखिए, पार्ट 5 है जो इस एक्ट का, उसके अंदर ये शेड्यूल दिया गया है। उसके आर्टिकल 64 को देखिए। अब देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट है, मतलब किस तरीके का वाद लाया जा सकता है, लिमिटेशन का पीरियड, और वो पीरियड जो लिमिटेशन का पीरियड है वो कब से शुरू होगा। फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन टाइटल व्हेन द प्लेंटिफ व्हाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोजेस्ड। मतलब कोई अचल संपत्ति जिस पर कोई आदमी काबिज है लेकिन उसके पास मालिकाना हक का कोई कागज नहीं है और उस जमीन का वास्तव में भी कोई मालिक नहीं है, बस वो जमीन सरकारी ना हो। कोई ऐसी जमीन जो लावारिस पड़ी हुई है और उसका कोई मालिक नहीं है और उस पर कि आपका यदि आपका या किसी और का पोजेशन है, तो इस आर्टिकल 64 जो इसके शेड्यूल में दिया गया है, इसके अंतर्गत वो आदमी अगर उस आदमी को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे तो वो आदमी राइट रखता है कि वो 12 साल के भीतर कभी भी कोर्ट में जाके अपने पोजीशन वापस पाने के लिए वाद दायर कर सकता है। ये वाद दायर करने का पीरियड तब से शुरू होगा जिस दिन से उसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। अब इसमें एडवर्स पोजीशन की एक बात कही थी मैंने, वो आप आगे देखिए। जो आर्टिकल 65 है इसी शेड्यूल का, वो कहता है फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल। वाद का प्रकार यह है कि अचल संपत्ति पर पोजेशन वापस प्राप्त करने के लिए या उस पर कोई भी अपना इंटरेस्ट जो बनता है संपत्ति धारक का, उसको वापस लेने के लिए किस कंडीशन में, जब उसके पास उसका टाइटल है, यानी उसके कागज हैं, उसका कुछ अधिकार है। इस आर्टिकल का कहना यह है कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस पाना जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक है, वह आदमी 12 साल के भीतर वाद दायर कर सकता है। अब यह वाद कब दायर होगा? When the possession of the defendant become adverse to the plaintiff। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को समझिए। प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो कोर्ट में अपने किसी सिविल वाद के लिए कंप्लेंट करता है। डिफेंडेंट उस वाद में प्रतिवादी होता है जिसके खिलाफ वाद लाया गया है और वो खुद को डिफेंड करता है। एडवर्स पोजेशन से मतलब यह है कि यदि वह व्यक्ति जो 12 साल से ऊपर आपकी प्रॉपर्टी पर रह गया है और आपने उसको कुछ नहीं कहा, तो वह व्यक्ति इस आर्टिकल के थ्रू, ध्यान से समझिए, यह राइट रखता है कि वह भी उसमें अपना कब्जादारी होने के नाते उसके मालिकाना हक के लिए कोर्ट में सूट दाखिल कर सकता है। कई लोग इसको बहुत गलत तरीके से समझाते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकलता। यदि आप अन्य वीडियोस भी देखें, यह मतलब इसका कतई नहीं है कि एडवर्स पोजेशन अगर है तो आप उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिल्कुल नहीं। एडवर्स पोजेशन से यह मतलब है कि एडवर्स पोजेशन जब बन जाता है आदमी का या उस व्यक्ति का जिसने आपकी प्रॉपर्टी पे पोजेशन लिया हुआ है और आप ही ने अपनी नेग्लिजेंस से, आपको पता नहीं था कि पोजेशन में है और उसका पोजेशन अब पक्का हो चुका है, अब वह भी यह राइट रखता है कि उसके मालिकाना हक के लिए वो वाद ला सकता है और यह साबित करने की जद्दोजहद कर सकता है कि इसका मालिक मैं हूं। और यह पीरियड कब से शुरू होगा? जब उसका पोजेशन एडवर्स यानी आपके प्रतिकूल हो जाए, उसके बाद के 12 साल के भीतर तक आप यह वाद ला सकते हैं।
कई लोग कहते हैं कि आप 12 साल के बाद वाद नहीं ला सकते, या अगर आपका प्रतिकूल कब्जा हो गया है किसी का और आप अपना कब्जा वापस चाहते हैं और यदि उसको 12 साल से ऊपर हो गए हैं तो इस आर्टिकल के तहत आप नहीं ला सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधे से मतलब यह है कि आप 12 साल से पहले उसको जोर जबरदस्ती से खाली करवा सकते हैं, लेकिन 12 साल के बाद वो भी एक अधिकार पा जाएगा कि वो आपके साथ कोर्ट में बहस कर सकता है इस मामले पे कि आज तक आप जमीन के बारे में पूछने नहीं आए और आज क्यों आए हैं। लेकिन हाँ, ये आर्टिकल और जो इससे पहले आपको सेक्शन 27 समझाया था, उससे आपका केस कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, नेग्लिजेंसी ना दिखाएं, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति सजग बने रहें और जाके प्रॉपर्टी पे कब्जा अवश्य लें, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं और गलत सलाह को बिल्कुल ना मानें। आगे देखिए, इसका आर्टिकल 66 और 67 क्या कहते हैं। For possession of immovable property when plaintiff has become entitled to possession by reason of any forfeiture or breach of condition। मान लीजिए ये आपका लागू होगा, जैसे बैंक के पास आप अपनी संपत्ति गिरवी रख देते हैं और आप चुका नहीं पाते हैं जो भी आपने बैंक से या किसी भी इंसान से कोई कर्जा लिया है। अगर उसकी कंडीशन ब्रेक हो जाए या आप कहें कि नहीं देता हूं, तो वो 12 साल के भीतर आपकी प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेने के लिए वाद दायर कर सकता है। या यदि वो वाद और इसका आर्टिकल 67 देखिए, बाय लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजीशन फ्रॉम अ टेनेंट। किसी मकान मालिक द्वारा किसी किराएदार से कब्जा वापस लेने के लिए 12 साल के भीतर वाद लाया जा सकता है और वाद की डेट तब से मानी जाएगी जब से किराएदार को रहने के लिए दिया गया था। इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत पक्की रूलिंग है कि वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, मतलब किराएदार हमेशा किराएदार ही रहेगा, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। तो इस आर्टिकल का यूज करने की आपको कभी भविष्य में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम जजमेंट्स हैं जिनको आप हमेशा ध्यान रखें और ये मेरी सारी बातों को सिद्ध करेंगे। पूनाराम वर्सेस मोतीराम का केस, ये 2019 में इसका फाइनल जजमेंट आया था, जिसमें पूनाराम जिनकी यह जमीन थी उनको यह कोर्ट ने अधिकार दिया था कि आप अपनी जमीन का कब्जा ले सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी यह भी बताया था कि बिना कोर्ट में वाद दायर किए आपको जरूरत नहीं है हर बात में वाद दायर करने की। यदि आपके पास क्लियर टाइटल, कोई कागज, कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट जो ये सिद्ध करता हो कि उस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है, यदि आपके हक में है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा कभी भी ले सकते हैं। इवन आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 12 साल होने के बाद, प्रतिकूल कब्जा होने के बावजूद भी आप खाली करा सकते हैं, बशर्ते आपके पास क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब एडवर्स पोजेशन की अगर बात कर लें तो रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो मैंने आपको बताया, कि सेक्शन 60 आर्टिकल 65 के अंतर्गत प्रतिकूल कब्जेधारी भी यह राइट रखता है कि अपने मालिकाना हक के लिए वो कोर्ट में आपके साथ वाद दायर कर सकता है। मतलब जहां ऊपर पूनाराम बनाम मोतीराम के केस में आपको सीधे सीधे पोजीशन लेने का मौका मिलता है, आप सीधे जाकर के अपनी जमीन को खाली करवा सकते हैं किसी सरकार की मदद लेकर के या उनसे बात करके। रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के केस में यह कहा गया कि प्रतिकूल कब्जेधारी यानी कि जिसने कब्जा किया हुआ है उसको यदि रहते हुए बहुत समय हो गया है, 12 साल से ऊपर हो गए हैं, तो वो भी आपके साथ इस पर मालिकाना हक रखने के लिए वाद ला सकता है और अपने मालिकाना हक को साबित करके मालिकाना हक ले सकता है। मतलब जमीन पर अब आप 2 मालिक की हैसियत से वाद में आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि वह उस जमीन का मालिक हो गया है जिसके कागज आपके पास हैं। तो इसमें भ्रमित बिल्कुल न होइए। अब कब्जा छुड़ाने के लिए बेहतर विकल्प क्या है? यदि आप मेरी सलाह माने तो ये निम्न विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर है।
पहला, कोर्ट केस करने में कभी घबराएं नहीं। यदि आपके पास समय है और लिमिटेशन अभी बाहर नहीं हुई है, एडवर्स पोजीशन साबित नहीं हुआ है और आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अभी अभी मिली है, तो कोर्ट केस करने में बिल्कुल ना घबराएं। यदि आप इसमें और देरी दिखाएंगे तो मामला आप ही के हाथ से निकलता चला जाएगा। दूसरी, अपने उत्तरदायित्व को समझें। सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सरकार को या कोर्ट को यह पावर देता है कि वह आपका राइट टू प्रॉपर्टी खारिज कर सकती है। तो बेहतर सलाह यही होगी कि आप यह मौका किसी को ना दें, अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी के प्रति अपनी नेग्लिजेंस को दूर करें और उसके प्रति अपने सारे दायित्वों को निभाएं जरूर। तीसरा, अनुभवी लोगों से आप राय जरूर लें। खुद से वकील बनने की, खुद से एक्सपर्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हो सकता है आप कोई ऐसा लॉ तोड़ दें जिसका खामियाजा आप ही को उल्टा भुगतना पड़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। चौथा, बातचीत और बीच का रास्ता जरूर अपनाएं। देखिए, नेगोशिएशन से बड़ा रास्ता और कोई नहीं है प्रॉपर्टी के चक्कर में, क्योंकि कई बार क्रिमिनल मामले भी सामने आते हैं। यदि आप कब्जेधारी से बात कर सकते हैं, उससे कब्जे के बदले पैसे ले सकते हैं या कब्जे के बिहाफ पे कोई और सेटलमेंट कर सकते हैं, तो उसको जरूर अपनाएं। क्योंकि माने या ना माने, यदि आप उस पर कल के दिन कब्जा ले भी लेते हैं तो भी आने वाला समय आपके लिए मुश्किल ही होगा। पांचवा, झगड़े से दूर रहें और अपनी सुरक्षा को और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और अपने क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में भी आपकी जमीन जायदाद है, उसको समझें और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करें। देखिए, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं। कुछ क्षेत्र क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत संलग्न होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो एक छोटे से प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए यदि आप अपनी जान को दांव पे लगा सकते हैं तो यह आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होगी, पर अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता ये बात सही है। आप हमेशा अपने क्षेत्र को समझ करके कार्य करें। और छठा, पुलिस के पास स्वयं से ना जाएं। देखिए, बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वो अपने जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और मामला सुलझने की जगह उलझ ही जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जमीन पे कब्जा या जमीन पर से किसी को इजेक्ट करना, खाली कराना, डिस्पोजेस करना, यह सब एक सिविल प्रक्रिया है, दीवानी प्रक्रिया है। और पुलिस का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो क्षेत्राधिकार होता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज तक ही होता है। इसलिए पुलिस के पास स्वयं से ना जाएं, किसी जानकार की पहले राय ले लें, इनके किसी वरिष्ठ अधिकारी को लिखें। जो भी जमीन और राजस्व के लिए आपके यहाँ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है या जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, प्राथमिक रिपोर्ट आप उसी को करें, पुलिस के पास स्वयं से ना जाएं। तो ये थी हमारी एडवाइस आप लोगों के लिए अब जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए। देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन सब आपकी अपनी हित के लिए ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को यदि ये वीडियो आपको पसंद आई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लीगल ज्ञानी को ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।